जिस जमीन पर सुनहरे सपने बेचे जाते हैं वहां कहीं अधूरे सच भी दबा दिए जाते हैं, क्योंकि हकीकत अक्सर इतनी चमकदार नहीं होती जितनी हमें तस्वीरों और ब्रोशर में दिखाई जाती है। तो क्या नोएडा का सेक्टर 150 भी बस एक चमकता हुआ सपना है या फिर यहाँ एक बेहतरीन भविष्य छुपा है? क्योंकि प्रीमियम और लो डेंसिटी के नाम पर इस सेक्टर के बड़े बड़े सपने बेचे जाते हैं, लेकिन क्या ये दावे हकीकत में भी उतने ही मजबूत हैं? नोएडा का सबसे आखिरी सेक्टर होते हुए भी यहाँ की कीमतें किसी प्राइम लोकेशन से कम नहीं, लेकिन क्या ये ऊंची कीमतें सच में जायज भी हैं या फिर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? सबसे हरा भरा सेक्टर होने का दावा होते हुए भी यहाँ पर हरियाली के अलावा वो सब नजर आता है जो एक खराब वातावरण का एहसास कराता है। इसके अलावा अधूरी बुनियादी सुविधाएं, धीमा विकास, अधूरी कनेक्टिविटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या इस सेक्टर को एक प्रीमियम लोकेशन बनने से रोकती है। तो क्या आपको यहाँ लग्जरी प्रोजेक्ट्स के नाम पर सिर्फ महंगे सपने बेचे जा रहे हैं? इस वीडियो में हम नोएडा सेक्टर 150 की जमीनी हकीकत और भविष्य की संभावनाओं पर गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो सच्चाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपकी इन्वेस्टमेंट का नजरिया बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेक्टर 150 नोएडा का एक ऐसा सेक्टर है जो पड़ता तो नोएडा में है, मगर दिल्ली बॉर्डर से इसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, जिससे नोएडा में होते हुए भी ये सेक्टर शहरी जीवन से कटा हुआ महसूस होता है। नोएडा एक्सप्रेसवे से जुड़ा होने के बावजूद यहाँ की कनेक्टिविटी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अब कहने को तो सेक्टर 148 का मेट्रो स्टेशन यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर होने के कारण इसका सीधा फायदा सेक्टर 150 के निवासियों को नहीं मिल पाता। यहाँ से मेट्रो तक पहुँचने के लिए या तो प्राइवेट व्हीकल का सहारा लेना पड़ता है या फिर ऑटो और कैब जैसी महंगी सुविधाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। सेक्टर 150 को अक्सर लो डेंसिटी और ग्रीन सेक्टर के नाम पर बेचा जाता है, मगर यहाँ बेसिक कॉमर्शियल फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं, जिससे रहने वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सुपरमार्केट और लोकल मार्केट का अभाव है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सेक्टर से भी बाहर जाना पड़ता है। नोएडा के अधिकतर सेक्टर्स में लोकल शॉपिंग सेंटर और स्ट्रीट मार्केट का अभाव है, खासकर नए सेक्टर्स में, और अथॉरिटी द्वारा शॉपिंग मॉल को ही लोगों पर थोपा जा रहा है, जिससे छोटे मोटे सामान के लिए भी रेजिडेंट्स को बड़ी दुकानों और मॉल पर निर्भर रहना पड़ता है। 150 जैसे महंगे सेक्टर में न तो कोई प्रॉपर लोकल मार्केट है और न ही कोई स्ट्रीट वेंडर्स, जिससे रोजमर्रा की खरीदारी महंगी और असुविधाजनक हो जाती है, क्योंकि अथॉरिटी और बिल्डर्स सिर्फ बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मॉल्स पर ही फोकस कर रहे हैं, जिससे छोटे दुकानदारों के लिए जगह नहीं बन रही और रहने वालों को महंगे विकल्पों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सेक्टर 150 में दूध, सब्जी, ग्रोसरी और दूसरे जरूरी सामान के लिए भी लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिससे यहाँ का प्रीमियम लिविंग एक्सपीरियंस सवालों के घेरे में आ जाता है। इतना ही नहीं, इस सेक्टर में अभी तक कोई भी स्कूल या हॉस्पिटल अभी बनना भी शुरू नहीं हुआ, जिससे यहाँ बसने वाले लोगों को लंबे समय तक दूर दराज के सेक्टर्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि सेक्टर 150 को एक सेल्फ सस्टेनेबल और प्रीमियम सेक्टर के रूप में प्रमोट किया गया था, लेकिन बेसिक सुविधाएं ना होने के कारण यहाँ के लोगों को हर छोटी चीज के लिए गाड़ी निकालनी पड़ती है। जहां 3 से 4 करोड़ के फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं, वहां पर क्या इस तरह की दिक्कतें क्या वाकई में स्वीकार्य हैं? अमीरों की बस्ती, लेकिन समस्याएं भी जबरदस्त। ऊपर से चमक दमक, लेकिन अंदर की हकीकत बहुत ही सख्त। सच में सेक्टर 150 एक प्रीमियम सेक्टर है या फिर एक महंगा धोखा, ये आप तब समझेंगे जब आप इसके हालात और अंदर की सच्चाई को और भी करीब से समझेंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट का अंदाजा लोग अक्सर बिल्डर द्वारा सेल की जा रही प्रॉपर्टी से लगाते हैं, जो कि वास्तविक बाजार से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि रीसेल मार्केट में इससे काफी कम कीमत पर फ्लैट बिकते हैं। CAG के रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कोर्ट ने सेक्टर 150 में हुए बड़े स्कैम को उजागर किया है, जिसमें बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के बीच गहरे गठजोड़ की भी कड़ी आलोचना की है और कहा है कि बिल्डरों को लगातार लाभ दिए जा रहे हैं। अदालत ने यह भी पाया है कि CAG की रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित हुई थी, फिर भी न तो नोएडा अथॉरिटी और न ही राज्य सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की और न ही बिल्डर से कोई बकाया रकम वसूली।
इसको देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे एक स्कैम करार दिया है और सीबीआई और ईडी को जांच के आदेश भी दिए हैं, जिससे इस सेक्टर के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिससे न केवल रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री अटक सकती है बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। क्योंकि छोटे मोटे बिल्डर तो यहां डीम्ड ओसी पर पोजीशन दे देते हैं, मगर गोदरेज, प्रेस्टीज और बिरला जैसे बड़े और लिस्टेड डेवलपर आपको कभी भी डीम्ड ओसी पर पोजीशन नहीं देते, जिससे इस सेक्टर में इनके फ्लैट्स जल्दी हैंडओवर होने का एक सपना ही नजर आता है, जबकि इन तीनों ही डेवलपर्स को इस सेक्टर के भविष्य के रूप में देखा जा रहा था। अब सवाल यह है कि क्या इस घोटाले के उजागर हो जाने के बाद सेक्टर 150 में निवेश करना एक समझदारी भरा फैसला होगा या फिर खरीदारों को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी का सपना दिखाकर इस सेक्टर में प्रॉपर्टी बेची गई थी, मगर अब वही प्रोजेक्ट कानूनी उलझनों में फंस गए हैं। अगर सीबीआई और ईडी की जांच लंबी चली तो न केवल बड़े प्रोजेक्ट्स का हैंडओवर देरी से होगा, बल्कि जो छोटे बिल्डर यहां सपना बेच रहे थे उनकी सच्चाई भी अब खुलकर सामने आ सकती है। इसका असर सिर्फ कंस्ट्रक्शन डिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बायर्स की लीगल और फाइनेंशियल परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। जो बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट से इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद लगा रहे थे, उनको इस जजमेंट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यदि उनको अथॉरिटी की डिमांड के हिसाब से और भी पैसे चुकाने पड़े तो या तो वो खुद को दिवालिया घोषित कर देंगे या फिर वो इन ब्याज की वसूली कंज्यूमर से ही करेंगे। दोनों ही सूरत में इसका पूरा बोझ आखिरकार बायर्स पर ही पड़ेगा, क्योंकि यदि बिल्डर खुद को दिवालिया घोषित करते हैं तो प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे रह जाएंगे और पोजीशन की उम्मीद और धुंधली हो जाएगी। वहीं अगर वो ब्याज की भरपाई बायर से करने की कोशिश करते हैं तो हिडन चार्जेस, एक्स्ट्रा डिमांड और बढ़ी हुई मेंटेनेंस कॉस्ट जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यानी दोनों ही सूरतों में नुकसान कंज्यूमर्स का ही है। इसलिए नोएडा के 150 सेक्टर में प्रॉपर्टी खरीदना अब सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि रिस्क भी बनता जा रहा है, क्योंकि बिल्डर्स और अथॉरिटी के बीच की खींचतान का असर बायर्स पर ही पड़ रहा है। पिछला एक साल नोएडा सेक्टर 150 के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा, खासकर यहां के रियल एस्टेट मार्केट को लेकर। कोर्ट द्वारा कई बिल्डर्स पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगने के बाद यहां के रियल एस्टेट मार्केट को तगड़ा झटका लगा है, जिससे खरीदारों का भरोसा डगमगा गया है। और रही सही कसर अथॉरिटी ने तब और खराब कर दी जब यहां अथॉरिटी द्वारा डंप यार्ड को शिफ्ट करने की बात सामने आई। डंप यार्ड को शिफ्ट करने की मात्र खबर से ही लोग यहां अथॉरिटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि डंप यार्ड आने से यहां रहने वाले लोगों को बदबू, गंदगी और हवा प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इसका सीधा असर सेक्टर 150 की प्रॉपर्टी वैल्यू और लाइफस्टाइल पर पड़ेगा। इसलिए नए इन्वेस्टर्स भी अब इस सेक्टर को लेकर सतर्क हो गए हैं, क्योंकि जो सेक्टर कभी स्पोर्ट्स सिटी और लो डेंसिटी के नाम पर हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट का केंद्र था, वो अब दुविधा और विवादों में उलझ गया है। बिल्डर्स की सीबीआई जांच, लंबित रजिस्ट्रियां और अधूरी सुविधाएं इस सेक्टर की चमक को फीका कर रही हैं। ये सभी बातें तो वो हैं जो कोर्ट द्वारा सामने आ भी जाती हैं, मगर कुछ ऐसी बातें इस सेक्टर के बारे में कही और बताई जाती हैं जिनको कोई भी खुलकर स्वीकार नहीं करता, जिसमें सबसे बड़ा दावा लो डेंसिटी को लेकर किया जाता है। मगर यदि आप इस सेक्टर में फ्लैट्स की संख्या को गौर से देखें तो हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सेक्टर में पूरे प्रोजेक्ट्स बनने के बाद यहां फ्लैट्स की संख्या लगभग 25,000 होगी, जो कि लो डेंसिटी सेक्टर के दावे को पूरी तरह से झूठा साबित करती है। इस सेक्टर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में प्लान किया गया था, तब यहां खुले ग्रीन एरिया और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स का वादा किया गया था, लेकिन 25,000 फ्लैट्स बनने के बाद इस सेक्टर में आबादी का घनत्व कई दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले अधिक हो जाएगा। इतने फ्लैट्स बनने के बाद यहां का ट्रैफिक, पानी, बिजली और बुनियादी सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ेगा, जिससे प्रीमियम और लो डेंसिटी का दावा पूरी तरह से खोखला साबित होगा। अथॉरिटी या बिल्डर्स द्वारा जिन प्रीमियम एमिनिटीज का वादा इस सेक्टर को लेकर किया गया था, वो अधिक डेंसिटी के कारण प्रभावित होंगी। क्लब हाउस, पार्किंग और ओपन एरिया में भीड़भाड़ बढ़ने की संभावना रहेगी, जो इस सेक्टर को लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में बदल देगी, जिससे इस सेक्टर के प्रीमियम होने का दावा सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट बनकर रह जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि सेक्टर 150 के लिए सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिहाज से अब भी इस सेक्टर में कई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जिसमें पुस्ता रोड के साथ प्रस्तावित
32 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अहम भूमिका निभा सकता है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली बॉर्डर के पास कालिंदी कुंज से लेकर सेक्टर 150 से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे को सीधा जोड़ेगा, जिससे इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी, जिससे जेवर एयरपोर्ट और आगरा तक आना जाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा नोएडा के सेक्टर 157 में टीसीएस का नया कैंपस भी इस सेक्टर के विकास की संभावनाओं को और भी मजबूत करता है, जिसके आने से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि यहाँ की रेंटल डिमांड में भी काफी उछाल आएगा। साथ ही साथ यहाँ की कॉमर्शियल गतिविधियां भी तेजी से विकसित होंगी, क्योंकि टीसीएस जैसे बड़े आईटी प्लेयर की मौजूदगी का मतलब है कि आईटी प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की एक बड़ी संख्या इस सेक्टर में रहने के लिए आकर्षित होगी, जिससे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को और भी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये ग्रोथ फैक्टर्स इस सेक्टर की मौजूदा समस्याओं पर भारी पड़ेंगे या फिर बायर्स के लिए सेक्टर 150 एक महंगा गैम्बल साबित होगा? क्योंकि इन सभी विकास योजनाओं को धरातल पर आने में कम से कम 5 से 7 साल का समय लगेगा और बिल्डर 5 साल आगे के रेट आज ही वसूल रहे हैं। इसलिए केवल सपनों और विकास की योजनाओं पर भरोसा करके पहले ही महंगे दामों में निवेश करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि जब तक जमीनी हालात नहीं सुधरते तब तक सेक्टर 150 का भविष्य अनिश्चित ही बना रहेगा। जय हिंद।